हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो साइंस से रिगार्डिंग ही रहेगी। और जो बच्चे क्लास 9 में टर्म सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये अभी इस वीडियो में मैं फिलहाल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बात करूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था सर आप अलग अलग मीडियम की बनाइए, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंस जो है ना हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा बड़ी, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं कि आपके जो है ना चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, आपका 4 आ रहा है, टर्म सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहे हैं। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। देखो 13 के मैंने लास्ट ईयर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ना उसके ऊपर एक वीडियो डाल दी थी खाली, तो आप वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मैंने केवीएस और प्रैक्टिस पेपर की वीडियो बना दी थी, वो आप देख लेना, ये आपने देख ली होगी, ठीक है। तो फटाफट मैं इस चैप्टर में और ये 2 दिन जो भी थोड़ा सा हर चैप्टर में से ना मेन में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ है ना जो केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो 2 है, ठीक है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है तो आप ये बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि ना तो मास को पैदा किया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। अब देखो ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ सकता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, एग्जाम में आ जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताइए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब मास का आएगा तो आप ये पूरा लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और 11 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में एक क्वेश्चन दे रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप इसमें लिखेंगे ऐसे ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आगे लिखोगे बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। बस आपको ये लाइन ऐड कर देनी है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा, मेरी बात सुन लो, तो पूछेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताइए, तो 2 लॉ है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास है और दूसरा ये वाला है लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खाली एग्जाम में ये पूछ ले लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कीजिए तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास की जगह एग्जाम में लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाए तो एनर्जी वाला जो चैप्टर ना आपका 11 है, ठीक है। तो उस 11 चैप्टर में एनर्जी वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये 11 चैप्टर है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो आप ये बताएंगे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पूछेगा तो आप ये बता देना, ठीक है। तो वो सेम ही है, बस एक लाइन आपने देखा ऐड हो गई है, ठीक है। और अगर आपसे क्या पूछता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछेगा तो आपको ये बता देना। समझ में आ गया? एक ऐसी वाली चीज है मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। एक तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि देखो ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब किसी भी रिएक्शन में ना जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं एक निश्चित अनुभाग में, निश्चित भाग में होते हैं, जो भी मास हमें दे रखा होगा, ठीक है। मतलब कहने का है, जैसे आप ये देखो, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है,
ठीक है। तो जब इसके बाद ये चीज बनकर जो तैयार होगी ना, तो ये हमेशा बराबर होंगे। देखो यहाँ H2O2 है तो यहाँ 2H2O लग गया, इसका मतलब देखो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ इसके आगे भी 2 लग गया, तो यहाँ पे H2 है तो इसके आगे भी 2 लगेगा, ये बैलेंस। अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसमें ये दे रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर मोल कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा है पूरा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते, डिस्कशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना सुन लो, अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन का आएगा तो आप बता देना कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा पैरेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास, ठीक है। समझ में आ गया। अब और कौन सा क्वेश्चन है, और देखो बहुत मन लगा के पढ़ो, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आपकी जितनी अच्छी तैयारी है ना तो वो अपनी रखना अच्छे से। और एक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कभी कभी आ जाती है, ये जो डाल्टन है ना इनकी थ्योरी, तो देखो यहाँ पर 6 पॉइंट लिखे हैं। तो देखो पहला इन्होंने बताया कि जितने भी सारे के सारे मैटर होते हैं ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको एटम कहते हैं। अगर आपसे एटम की डिफाइन बोले तो आप बता देना, ठीक है। एटम जो होते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अभी पढ़ा था ना। तो ये वही बता रहे कि इन्होंने बोला कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, उसके और अंदर टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना ये क्रिएट किए जा सकते हैं ना ये डिस्ट्रॉयड किए जा सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। अब मैं इसके 2 पॉइंट ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके 2 या 3 पॉइंट याद कर लेना, उसके बाद आगे सुनो। और देखो ये जो है ना हाइड्रोजन का एटम कितना छोटा है और एप्पल का यहाँ बड़ा हुआ है, ठीक है, बड़ा है। तो ये साइज बता रहा है, जितनी बड़ी पावर होगी ना माइनस की उतना वो छोटा होगा। और ये नैनोमीटर की वैल्यू देख लो, अगर नैनोमीटर पूछ लेगा ना तो ये नैनोमीटर होता है, 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये ना पूछ लेता कि सिलिकॉन का कलर कैसा था, ब्लू, ठीक है। आपके अगर एनसीईआरटी ने तो उस पर कुछ और कलर बना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं ना मैं वो आपसे थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ ताकि अब रिवीजन आपकी होती जाए। और एग्जाम में आता है कि भाई एलिमेंट का जो है ना नेम या सिंबल देने कैसे शुरू हुए, तो आप बता देना कि जो शुरुआत में इन द बिगिनिंग में क्या हुआ कि जिस जगह पर उसकी रिसर्च होती थी ना उस बेस पर एलिमेंट की नेम रखने लग गए, फिर बाद में उसके कलर के बेस पर, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो गोल्ड का कलर है येलो है ना, तो उसके बेस पर उसको AU रखा गया, ठीक है। देख भी सकते हैं लिखा है कि इंग्लिश वर्ड से लिया गया है गोल्ड, जिसका मतलब येलो होता है, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पर जितने भी सारे के सारे जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, जितने भी एलिमेंट्स के जो नेम है वो IUPAC देता है और इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। तो आप बता देना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद ये वजन वाला, इससे अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एटॉमिक मास है, किसका कितना कितना मास है, ये किस बेस पर पता लगाया था, तो ये कार्बन को लिया था, ठीक है, कार्बन के बेस पर लिया था। उसके बेस पर ना ये सारे के सारे ये वजन इनके जो है एटॉमिक मास पता लगाए गए हैं, ठीक है। अगर आपसे मॉलिक्यूल बोल देना, अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में याद है तो ठीक है, तो सब सिंपल लिख देना, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है, आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। थोड़ा और अच्छा लिखना है तो ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। सुनते मेरी बात, सिंपल लैंग्वेज में देख लो कि 2 या 2 से अधिक अगर एटम होते हैं तो सब मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एटोमोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है, क्या एटोमिसिटी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जो नंबर ऑफ एटम है ना वो जितने मॉलिक्यूल में होते हैं उसे एटोमिसिटी कहते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल में होते हैं उसे हम एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे अभी देखो ये O3 है तो इसमें कितने हैं, 3 है, तो ये ओजोन है, ओजोन लेयर है ना उसका फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है। तो इसमें 3 है तो इसमें 3, तो ये क्या कराएंगे एटोमिसिटी कराएगी, इसकी 3 है, ठीक है। ये देखो आर्गन, अगर एग्जाम में पूछेगा ना मोनो एटमी का एग्जाम्पल दो,
मोनो मतलब इसमें केवल एक एटम होता है, तो आर्गन और हीलियम बता देना। अगर बोले डायो एटम जिसमें 2 एटम होते हैं तो ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन बता देना, और क्लोरीन भी बता सकते हो। और अगर टेट्रा पूछ लेगा जिसमें 4 होते हैं तो फॉस्फोरस, 4 से ज़्यादा तो सल्फर। ठीक है, ओके। और ये नॉलेज के लिए याद रख लो कि जो वाटर है ना वो किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से। ये कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आयन पे आ जाता है। ठीक है, आयन 2 होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव जो होता है उसको हम एनायन बोलते हैं, जो माइनस का होता है उसे एनायन बोलते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव होता है ना उसको हम कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप बिल्ली याद रख लो, थिएटिक कैट, कैट जो है वो प्यारी प्यारी है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, और एक याद रख लो कैटायन का पॉजिटिव, तो अपने आप में एनायन का नेगेटिव याद रहेगा। ठीक है, एक याद रखो, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। देखो ये अगर आपको आयन की डेफिनेशन बोल दे तो बोलना कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल। ये जो यौगिक होते हैं ना मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, के जो बने होते हैं, और इसके अंदर एक 4 स्पीशीज होती है। तो जो 4 स्पीशीज होती है उसे हम आयन कहते हैं। ठीक है, अभी इतना अगर एग्जाम में भी आपको याद नहीं है तो इतना बोल देना कि जो 4 स्पीशीज है ना जो उसे हम आयंस कहते हैं। बाकी टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ से यहाँ तक कर लेना। ठीक है, और ये आयन के 2 टाइप होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये देखो आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखो उसके बाद आप आ जाओ सीधा इस पर, ये पॉली एटॉमिक आयन किसे कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है, पॉली एटॉमिक आयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिफाइन है ना पॉली एटॉमिक आयन की, वो यहाँ लिखी हुई है कि ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम का ग्रुप जो कैरी करता है चार्ज को। ठीक है, उसे पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। और ये पता है क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला, मतलब जब हम किसी को केमिकल फॉर्मूला, जब रासायनिक सूत्र लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसके लिए क्या रूल है। अच्छा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए वैलेंसी किसे कहते हैं। बस इतना रख लो, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। पर किसी के जोड़ने की क्षमता ही वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, और आगे देखो, और अगर आपसे पूछ रहे ना केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, तो आप बोलना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्पोजिशन या ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। सिंपल याद रख लो, अगर केमिकल फॉर्मूला पूछेगा तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे सुनो, तो उसके बाद ये फॉर्मूला आपको आता है बनाना। तो हाइड्रोजन है, इसका H होता है, क्लोराइड का Cl होता है। फिर इनकी वैलेंसी पता करनी होगी। वैलेंसी के लिए आपको टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब की वैलेंसी 1 होती है, अब इन सब की 2 होती है। अब देखो पेपर के टाइम में ये आप याद क्या कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करो कि देखो इसमें ना NCERT के आ जाते हैं, तो आप ये सारे एक बार इन सब के सिंबल याद कर लेना। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम का क्या होता है Na, ऑक्साइड का क्या होता है O। अब पता है कैसे बनता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2O। मैंने केवीएस के में समझा दिया था अच्छे से। ठीक है, तो अब जिसको नहीं आता तो इसके आंसर याद कर ले। ठीक है, ये आप देख लो आंसर। ठीक है, और जब ये लिखे आएंगे ना तो इनका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नाम क्या, कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम क्या, पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। और पता लगाने का तरीका मैं 1 मिनट आपका ले लेता हूँ। जैसे के है तो आप इसमें ढूंढो के का, ये पोटेशियम। ठीक है, और ये है NO3, तो NO3 ढूंढो कहाँ है,
ये रहा NO3 तो नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका नाम आ गया। तो इस तरीके से हमें करना पड़ता है, पर अब लास्ट टाइम में कहाँ से याद कर पाओगे, है ना। तो अभी कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे सुनो। अब ये आपसे पूछ रहा ना केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, तो आप बता देना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अगर आप पूरा लिखना चाहेंगे तो और अच्छी बात है, टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। और अब आगे सुनो, ये कह रहा है कि इसमें कितने एटम है, बता सकते हो इसमें कितने एटम है। देखो एटम पूछिए, एटम तो एच में कितने, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, बस आंसर लिख देना। पी में कितना 1 और ओ में कितने 4, तो कितने हो गए 5, ठीक है। 5 आंसर आ गया, क्योंकि नीचे 4 लिखा है ना, 4 ये नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर वाले को नहीं गिनते, ठीक है, वो बैलेंस ही है। ओके, 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गया। एटम पूछे, क्वेश्चन याद रखो बच्चे ना, क्वेश्चन याद नहीं रखते, ठीक है। अब देखो इसने बोला इसका मास निकालो, तो इसका मास कैसे निकालोगे, तो आपको ना ये टेबल याद होनी चाहिए, ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अब देखो H2O है ना, तो H का वजन कितना, तो 1, और ये दोबारा सुनो H2O है, ठीक है। तो H का वजन होता है 1, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, जब एक नया एलिमेंट आएगा तो प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और O में कितना, तो 16, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 16 कितने हो गए, 18 होगा, समझ में आ गई। अभी अब देखो O का 16 कैसे आया, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो 16 इस तरीके 18 आ रहा है, ऐसे इसका निकाल लिया, ठीक है। देखो एक होता है फॉर्मूला यूनिट मास, तो जैसे हम ये मोलिकुलर मास निकालते हैं ना, है ना, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, ये नहीं, ये तो एटम है, एटम को गिन दिया, ये 1 और 4 के तो 5, ठीक है। ये कह रहा है जैसे मोलिकुलर मास कैसे निकालते थे, इसका वजन कितना था 1, तो 1 मल्टीप्लाई ये 2 यहाँ लिख दिया, आगे लिख दो पीछे लिख दो, बात है, तो 18 आया, ये मैंने करवाया था ना अभी आपको, ठीक है। अगर आप ये पूछे ना फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, तो ये जैसे मोलिकुलर मास निकाला जाता है वैसे ये निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बोलेंगे सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, जितना भी उनका मास है ना उन सबको सम कर दो, उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये इसे बोला कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम को कितना होता है, इन्हें बोला फॉर्मूला यूनिट मास निकालो, बच्चे कहते हैं अरे यहाँ तो फॉर्मूला यूनिट मास आ गया, यहाँ मोलिकुलर मास बोला था, तो ये अलग है, नहीं, ये दोनों सेम तरीके से करना है। सी है, कैल्शियम में कितना होता है 40, और क्लोरीन में कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, ब्रैकेट में दिया होगा। और ये कितने नीचे 2 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई 71 111 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इसमें बोला है मोलिकुलर मास और यहाँ बोला फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो बात एक ही है, एक ही तरीके से करना है, ठीक है, एक ही तरीके से करना है। जैसे यहाँ NH3 लिखा आ गया, तो N में कितने होते हैं, N में कितने होते हैं आपको पता नहीं, 14 होते हैं, प्लस H में 1 गुणा में 3, तो 17 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ये देखो यहाँ लिखा फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही करना है, जैसे Na2O दे रखा, Na में कितने, देखो ब्रैकेट में लिख के दे दिया, वैल्यू लिख के दे दी, और क्या चाहिए, तो वैल्यू लिख के दी तो पुट कर दो। Na में कितना 23, नीचे 2 दे रखा, मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 दे रखा है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। O में कितना दे रखा है, O दे रखा है हमें 16, 46 16, तो प्लस कर दो 62 आ गया, 62, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो इसमें आप देखो ये जो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का मास जो है वो सेम रहता है, ठीक है। अच्छा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल है, ठीक है। देखो बनने से पहले बनने के बाद दोनों का जो मास है ना वो सेम रहेगा। तो आप ये कैसे निकालोगे, तो देखो जो है दे रखा ना, ये और ये, इन दोनों को मिलाया तो उसके बाद ये और ये बना और ये बना, ठीक है। तो देखो इन दोनों को टोटल करो, ये देखो, और जो प्रोडक्ट मतलब बाद में जो बना इनका टोटल करो, तो बराबर कितना है ये, तो दोनों बराबर आ रहे ना, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले
मास ऑफ रिएक्टेंट, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये स्टडी में आ जाता है, तो आप बता देना, ठीक है। देखिए उसके बाद यहां पर आपसे बोला गया आपको मोल निकालने हैं, ठीक है। तो मोल निकालने ना, तो ये 52 ग्राम है और ये किसका निकालना है हमें, हीलियम का। तो हीलियम का कितना मास होता है, 4। तो जितना मास होता है इसे भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। देखिए अब ना 2-4 हम न्यूमेरिकल वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इस वाले अगर हम बुक में देखते हैं तो एक क्वेश्चन 5वां, चौथा, तीसरा, छठा, ठीक है। तो हम और ये 8वां, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। बाकी ये नहीं कि आप और नहीं करेंगे, आप एक बार रिवाइज जरूर उनको कर लेना, ठीक है। मैं केवल थोड़ा थोड़ा जो है मेन आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे तीसरे में बोला गया है वाटर पॉलीएटॉमिक आयन। जो पॉलीएटॉमिक आयन है ना, वो कौन क्या होते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो, देखो एवोगाड्रो वैल्यू जो है ना एग्जाम में पूछ लेता है कि एवोगाड्रो का मान बताइए, या ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू, यहाँ पर अभी लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, इसको N0 से डिनोट किया जाता है और ये वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। और अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा देखो जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर इसने बोला कि 0.2 ग्राम इस सैंपल है कंपाउंड का ऑक्सीजन का, से बता देता हूँ, ठीक है। और ये आपको एवोगाड्रो वैल्यू तो याद है ना, एवोगाड्रो, देखो एवोगाड्रो वैल्यू जो है ना एग्जाम में पूछ लेता है कि एवोगाड्रो का मान बताइए, या ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू, यहाँ पर अभी लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, इसको N0 से डिनोट किया जाता है और ये वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। और अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा देखो जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर इसने बोला कि 0.2 ग्राम इस सैंपल है कंपाउंड का ऑक्सीजन का, अब देखिए आगे ये एवोगाड्रो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसे N0 से डिनोट करते हैं एवोगाड्रो, ठीक है। एवोगाड्रो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर एवोगाड्रो का वैल्यू पूछ लेगा तो आप बता देना, ठीक है। और न्यूमेरिकल में अब मैं ये तो आप देख के इसमें से प्रैक्टिस करके फॉर्मूला लर्न कर लें और आराम से कर लें। छोटे छोटे से मेन बता देता हूँ। देखो ये जो ग्राम है ना, ये जो जी दिया होता है जो में ग्राम है, ठीक है। तो ये छोटे एम से डिनोट किए जाते हैं ग्राम, और जो ये है ना इसका जो मास निकालते हैं वो बड़े एम से डिनोट होता है, ठीक है। और ये देखो छोटा एम बड़ा एम गुणा में, तो अब ये छोटा एम है तो ये ग्राम में होगा, बड़ा एम यू में होता है, जिसको यू में मेजर करते हैं ना, इस तरीके से। अब अगर ये नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी आप और आगे सुनो जिनको पता है, ठीक है। कई बच्चे हैं ना, तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, ठीक है, ये अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये आप बता सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला केमिकल फॉर्मूला बताइए। अब इन सबके केमिकल फॉर्मूले कर लो, ठीक है। तो जैसे ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका होता है मैग्नीशियम MgCl2। और ये कैसे बना, मैं एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जिनको अच्छे से लाना वो तो आप कर लेंगे, नहीं तो बाकी इसको कर ले याद, क्योंकि अगर आएगा तो बुक से देगा, ठीक है। NCERT पे ज़्यादा फोकस किया करो। Mg मैग्नीशियम है ना, ये रहा, तो मैग्नीशियम का है ये रहा, 2 है ना, तो मैग्नीशियम के नीचे 2 लिख देंगे, मैग्नीशियम के नीचे 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ क्लोराइड। तो क्लोराइड यहाँ पर कहाँ है, आप देखेंगे जो क्लोराइड है वो ये रहा,
तो इसके आगे 1 लिखा हुआ है, तो इसके यहाँ क्लोराइड लिख के 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसी इन सबके सिंबल में लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तुम ऐसा करो, ये बुक है हमारे पास, इस बुक में आप देख लो ये सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसने बोला कि अब इन एलिमेंट्स गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट। इसमें बताओ कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट है। क्यूक्लाइम, तो क्यूक्लाइम में एक कैल्शियम होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। ऐसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है। बेकिंग पाउडर में कौन होता है, ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसका मोलर मास निकालो। ये मैंने अभी आपको सिखाया था ना कैसे निकालना है। देखिए ये लिखा C2H2। ठीक है, ये देखो, तो C में कितने थे 12, H में कितने होते 1, तो 26 आ गए। ठीक है, समझ में आ गई। तो 12 दूनी 24 और 2 एकम 26 आ गए। इस तरीके से आप ये सारा देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने ग्राम में लिख दिया, ग्राम नहीं यू है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मेन है ना है, तो ये भी अब इसको नहीं करा रहा मैं। ये देखो, ये है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 ग्राम वाले मोल में निकालो, तो जो जी है वो ऊपर आता है। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है, ऑक्सीजन का वजन कितना होता है 16, और O2 होता है तो गुणा में 2 लगा देंगे 32, तो 32 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इन तीनों में से एक आ रहा है, तो तीनों को एक बार अच्छे से कर लो। ठीक है, एक मैंने बता दिया, जैसे यहाँ लिखा है 20 ग्राम, तो 20 ऊपर आ जाएगा। और पानी का वैल्यू निकाल लो, H2O। पानी के लिए कैसे निकालेंगे, 1 2 16, तो कितना आ गया 18, तो इसको डिवाइड करा, ये आ गया। ऐसे ही ये 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये 22 तो ऊपर आ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो कितना वजन है, तो 12, उसमें 16, तो ये हो गया 32, और कितना हो गया 44, तो 44 से डिवाइड करा 1/2 0.5 आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये व्हाट इज द मास ऑफ, ये इसका मास क्या है। ठीक है, अब ये मोल दे दिया तो मास पूछ लिया, और जब भी मास पूछ लेगा, और मास मतलब ग्राम, और जब ग्राम निकालना होगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ये चीज ऑक्सीजन तो निकाला तुमने, सीख लिया तुमने। देखो एक बार सुनो, यहाँ पर गैस लिखा है तो O2 ले, O2 सुन लो ध्यान से। और यहाँ पर केवल एटम की बात कर रहे तो केवल O लिखेंगे, तो O में 16 होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो एटम है ना, तो 16 लिया है, और यहाँ पर जो है 32 को लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एटम की बात कर रहा है, तो बस 16 आया इसका, 16 को इससे मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही वाटर का देखो, वाटर का मॉलिक्यूल लिखा है यहाँ पर, और वाटर का यहाँ पर भी वाटर लिखा था, तो एक ही बात है। वाटर का कितना निकला था हमारा 18 निकला था ना, तो ऐसे यहाँ पर भी 18 ही है। 18 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद ये इसमें बस इतना बहुत है। ठीक है, अब आने को तो क्या क्या नहीं आ सकता। ठीक है, सल्फर का ये आंसर आप दिमाग में रख लो बस। चलो, अब ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ। ठीक है, उसमें आपको रिवाइज करता हूँ, छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ। ठीक है, आप फटाफट रिवाइज करते रहो। मैं 2-3 कोशिश करूँगा अगले जो बनाऊँगा उसमें 2 चैप्टर इकट्ठे दिखा दूँ छोटे से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।